हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। आपको बता दें हम क्रोमेटोग्राफी स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड होगा वो होगा गैस क्रोमेटोग्राफी पे कि जनरली गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ने से पहले हमने हर क्रोमेटोग्राफी में उसकी स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस सब कुछ देखा है। वो किस टाइप के कंपोनेंट को सेपरेट करता है, किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है वो देखा है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स है वो जनरली सेपरेशन टेक्निक्स है। आपको भी पता है यदि मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में से पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज की जाएगी। बट किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेशन करने के लिए, तो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम वोलेटाइल मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं। वोलेटाइल और सेमी वोलेटाइल मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जाता है। वोलेटाइल और सेमी वोलेटाइल मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं, मतलब वो कंपोनेंट्स जो वोलेटाइल नेचर में चेंज हो जाते हैं, वो सैंपल जो वोलेटाइल बिहेवियर शो करता है, उन्हीं कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। यही गैस क्रोमेटोग्राफी का बहुत बड़ा लिमिटेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप सब टाइप के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। लिक्विड, सॉलिड, हर टाइप के कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू केवल आप वोलेटाइल कंपोनेंट को ही सेपरेट कर सकते हो। या तो आपके पास सैंपल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हम उसे वोलेटाइल कर देंगे, केवल वही सैंपल वोलेटाइल होंगे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना हो। जैसी वो की लिक्विड कंडीशन में प्रॉपर्टी है सैंपल की, वो वोलेटाइल होने के बाद भी सेम प्रॉपर्टी ही शो करे, उसी का सेपरेशन किया जा सकता है। इसीलिए यही गैस क्रोमेटोग्राफी का सबसे बड़ा लिमिटेशन भी था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम केवल वोलेटाइल सैंपल या सेमी वोलेटाइल सैंपल को ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी कैसी मेथड्स है जिसमें हम वोलेटाइल या सेमी वोलेटाइल जो भी मिक्सचर्स है उसको सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में जैसे हमने सारी क्रोमेटोग्राफी देखी, गैस क्रोमेटोग्राफी में भी दो फेजेस होंगे, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। हर क्रोमेटोग्राफी में हम दो फेजेस देखते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज मतलब फिक्स्ड फेज, जो स्टेबल रहती है, फिक्स्ड होती है, जिसके ऊपर आपकी मोबाइल फेज मूव करती है और सैंपल को सेपरेट आउट करती है। मोबाइल फेज मूवमेंट शो करती है जो सैंपल को मूव कराने में हेल्प करती है और उस सैंपल का सेपरेशन कराएगी। किस पे? स्टेशनरी फेज पे। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज यूज की जाती है वो जनरली लिक्विड फॉर्म में होगी, या तो आपके या फिर सॉलिड फॉर्म में होगी। लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आपके जो स्टेशनरी फेज है वो यूज की जाती है। और मोबाइल फेज कैसे होती है? मोबाइल फेज इसमें यूज की जाती है गैसियस क्या होती है इसकी? मोबाइल फेज होती है गैस क्रोमेटोग्राफी में। इसी के बेसिस पे इसमें कैसे स्टेशनरी फेज यूज करेंगे उसके बेसिस पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यदि स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। यदि स्टेशनरी फेज कैसी होगी? लिक्विड। यदि स्टेशनरी फेज आप उसमें सॉलिड यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी आपके पास? गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी देख सकते हैं हम गैस क्रोमेटोग्राफी में ही। जनरली इसे वेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लिक्विड को वेपर या वोलेटाइल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, कैसे वर्क करेगा, क्या क्या मेथड्स होगी, किस बेसिस पे आप इसको सेपरेट करोगे सैंपल्स को, वो देख लेंगे। वीडियो को ध्यान से समझिएगा। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। सबसे पहले इसका एपरेटस देख लेते हैं, इसके एपरेटस में होता क्या है। अब आपको यदि मोबाइल फेज गैस है तो आपको कोई गैस चाहिए इसमें, ठीक है, तो क्या हम कोई सी भी गैस ले सकते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हम कोई सी भी गैस यूज कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में? नहीं। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस मोबाइल फेज में जो गैस यूज की जाती है वो इनर्ट गैस होती है। कैसी गैस यूज करना है आपको? इनर्ट गैस यूज करना है, क्योंकि वो मोबाइल फेज की गैस ही आपको सैंपल को मूव कराएगी स्टेशनरी फेज पे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। जब भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बात करते हैं तो मोबाइल फेज हमारी लिक्विड रहती है, वो लिक्विड आपके सैंपल को लेके मूव करती है। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस होगी वो आपके सैंपल को के साथ मूव करेगी, सैंपल को लेके मूव करेगी और सैंपल का सेपरेशन कराएगी या इल्यूशन होगा। उसके बाद हम उसे डिटेक्टर पे मेजर करेंगे कि कैसे पीक्स जनरेट हुई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो बट क्या वो गैस हम कोई सी भी गैस यूज कर सकते हैं? नहीं, कोई सी भी गैस इसलिए यूज नहीं कर सकते। यदि आपने कोई सी भी गैस यूज की है तो वो सैंपल के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और हमें ऐसी गैस चाहिए जो सैंपल के साथ रिएक्ट ना हो, जो कैसी हो? इनर्ट गैस हो। तो इस केस में जो इनर्ट गैस यूज की जाती है वो इनर्ट गैस होती है हीलियम।
या तो आप हीलियम यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन यूज कर सकते हो, या हाइड्रोजन जनरली यूज की जाती है। मोस्ट जो यूज की जाती है वो हीलियम और नाइट्रोजन यूज की जाती है। ठीक है, तो आपके पास हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज ए इनर्ट गैस यूज की जाती है। तो ये तो हमने मोबाइल फेज की बात कर लिया, जिसको हमने कहा था कि मोबाइल फेज गैसियस फॉर्म में होती है। स्टेशनरी फेज क्या होती है? स्टेशनरी फेज आपकी लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। जनरली ग्रीस, वैक्स, ये एज ए स्टेशनरी फेज के फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब आपका, अब इसके एपरेटस की बात कर लेते हैं कि इसका एपरेटस होगा कैसे। गैस क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले जो आपकी इनर्ट गैस है उसको जनरेट करने के लिए आपको कोई कैरियर गैस का मेन पंप चाहिए उसके लिए। तो आपके क्या होता है, ये कैरियर गैस के लिए गैस सिलेंडर यूज किया जाता है। ठीक है, ये कैरियर गैस आपकी जो भी आपको यूज करना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी कैरियर गैस जिसको आप यूज करना होता है। इसका एक फ्लो कंट्रोलर लगा होता है जो फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल, कम ज्यादा गैस कैसा फ्लो करना है वो फ्लो कंट्रोलर होता है इससे कनेक्टेड। अब इससे कनेक्टेड ही क्या होगा, एक चैम्बर्स होते हैं जनरली, ये आपने देखा, और इसमें इसका अवन होता है। उस अवन में, ये इसका अवन है, इस अवन के अंदर क्या होते हैं, इसके कॉलम्स होते हैं। अब यहां तक लाने के पहले, सबसे पहले यहां से क्या किया जाता है, एक इंजेक्टर होता है इसके पास, ये इंजेक्शन, सैंपल इंजेक्टर, इसको क्या कहेंगे, सैंपल इंजेक्टर। ये सैंपल इंजेक्टर वाला चैम्बर्स है। यहाँ से आप सैंपल, जिस सैंपल को आपको गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट आउट करना है, उस सैंपल को डालते हैं, यहाँ से गैस आती है आपके पास। ठीक है, इस इंजेक्टर का टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है। हाई क्यों रखा जाएगा टेम्परेचर? इसलिए हाई रखा जाता है इंजेक्टर का टेम्परेचर, ताकि जब, यदि आपका पास सैंपल लिक्विड कंडीशन में हो तो इतने हाई टेम्परेचर पे जाने पे वो किस में हो जाए, वोलेटाइल कंडीशन में चेंज हो जाए। इंजेक्टर के पास जैसे आता है, ये सैंपल गैस आपके आई, ठीक है, फ्लो। अब यहाँ से सैंपल गैस यहाँ से नीचे आ जाएगी, आपका सैंपल जो भी होगा, अब ये यहाँ पे इंटर करेगा। अब ये था अवन। अवन में क्या था आपके पास, कॉलम। अवन में क्या था, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर किसकी थी, कॉलम की ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स है ये। या तो ये ग्लास की बनी होगी या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है ट्यूब्स। ठीक है, ये कॉलम है, ये क्या है आपके पास, अवन में क्या है, कॉलम, जिसे आप स्टेशनरी फेस कहते हैं। कॉलम हो गया, ये कॉलम से जैसे ही इल्यूट बाहर जाएगा, इल्यूशन हुआ इसका। ठीक है, यहां पर लगे रहते हैं डिटेक्टर्स। क्या लगे ये आपके पास, डिटेक्टर, और डिटेक्टर से अटैच्ड रहता है आपके पास कंप्यूटर या रिकॉर्डर। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले क्या होगा, एक मोबाइल फेस होगी। मोबाइल फेस क्या है, आपकी कोई भी इनर्ट गैस लाइक हीलियम या नाइट्रोजन, जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लो कंट्रोलर रखा है जो इसके फ्लो को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये आपके पास पूरा एपरेटस है, जीसी का एपरेटस है। इसमें अवन होता है, अवन का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रखा जाता है अराउंड 150 डिग्री से 300 तक। यहाँ पर सैंपल इंजेक्टर होते हैं। सैंपल इंजेक्टर क्या करते हैं, जैसे ही सैंपल यदि आपका लिक्विड फॉर्म में है तो इंजेक्टर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो सैंपल को किसमें, वोलेटाइल करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो मोबाइल फेज के साथ मूव कर सके। यह कॉलम होता है। कॉलम का क्या काम होता है, कॉलम मीन्स जनरली स्टेशनरी फेस होती है। ये ग्लास या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें लिक्विड भी स्टेशनरी फेस रखी जा सकती है, सॉलिड भी रखते हैं। जनरली ग्रीस, वैक्स, ये भी इसके स्टेशनरी फेसेस यूज की जाती है। कॉलम में जो भी लिक्विड फिल किया जाता है उसका क्या टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड्स है वो यूज किए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि कॉलम का टेम्परेचर आपका हाई रहता है। कॉलम का टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत हाई रहता है। इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले लिक्विड ही इसमें यूज किए जाते हैं, ताकि वो वोलेटाइल कंडीशन में चेंज ना हो और वो कैसे ही रहे, लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहे। यहाँ पे डिटेक्टर लगे होते हैं। डिटेक्टर कैसा हो सकता है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। डिटेक्टर से ही एसोसिएटेड रिकॉर्डर होते हैं, जो पीक से उसके रिटेंशन टाइम के बेसिस पे ये बता देते हैं रेफरेंस वैल्यू से कैलकुलेट करके कि पर्टिकुलर सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, अब मूवमेंट होगा कैसे, कौन फास्ट निकलेगा, कौन स्लो निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा है मतलब उसको ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी वो वोलेटाइल नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा टाइम तक कॉलम में रिटेन रहेगा, मतलब उसका रिटेंशन टाइम कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जो सैंपल जल्दी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा और वो जल्दी से इल्यूट हो जाएगा। कहाँ पर, बाहर इल्यूट हो जाएगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका इल्यूशन फास्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका इल्यूशन कैसा होगा, स्लो होगा। ठीक है, इल्यूशन कैसा होगा, लेट होगा उसका इल्यूशन, मतलब वो ज्यादा टाइम तक कॉलम में रिटेन रहेगा। अब इसमें रिटेन रहा, ठीक है, कॉलम से बाहर निकला। अब हम ये कह सकते हैं कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो सैंपल के साइज, मोलिकुलर साइज भी कैसे होंगे, छोटे होंगे, वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। बट जिस सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उस सैंपल्स का क्या होंगे, साइज, मोलिकुलर साइज ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा देर तक कॉलम में रिटेन रहेंगे। ठीक है, अब हम कैसे किसी की भी रेफरेंस वैल्यू के बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि वो सैंपल कौन सा होगा रिटेंशन टाइम के बेसिस पे। तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि उसका रिटेंशन टाइम के बेसिस पे आप कैसे पता लगाओगे कि वो सैंपल अननोन सैंपल होगा। हम इस वीडियो में देखेंगे जनरली इसमें कि कैसे हम रिटेंशन टाइम के बेसिस पे किसी भी अननोन सैंपल या उस सैंपल का पता लगा सकते हैं। ग्राफ किसके बीच में बनेगा, इंटेंसिटी, टाइम वर्सेस इंटेंसिटी। टाइम इट मीन्स रिटेंशन टाइम, कितने टाइम तक कोई भी सब्सटेंस कॉलम के अंदर रिटेन रहता है। यदि हमें फर्स्ट पीक मिलती है, यहाँ पर टाइम सपोज 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइम है, सपोज हमें फर्स्ट पीक मिली 2 मिनट्स पे या 1.5 मिनट्स पे। कोई सैंपल ए था जिसके पीक्स मिली, ए सैंपल है कोई भी जिसकी पीक्स मिली 1.5 मिनट्स में, टाइम लिखा गया है। ठीक है, सेकंड पीक्स मिली हमें 3 मिनट्स पे, बी सैंपल है जिसकी पीक्स मिली हमें 3 मिनट्स पे। अब कोई अननोन सैंपल है जो हमें पता नहीं है, इसका हमें पता है कि मिथेनॉल, सपोज इथेनॉल है, मिथेनॉल है जिसकी भी पीक्स मिलती है वो 1.5 पे मिलती है। कोई अदर सब्सटेंस है जिसकी पीक्स हमें किस पे मिलती है, 3 मिनट्स पे मिलती है। बट थर्ड सैंपल जो अननोन सैंपल है हमें नहीं पता है कि उसकी पीक्स कितने मिनट्स पे मिलती है, या अननोन सैंपल्स है। तो हम इसकी रेफरेंस वैल्यू से कैलकुलेट करके, रेफरेंस वैल्यू से आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो कि वो किस टाइप का सैंपल होगा। ठीक है, वो किस टाइप का होगा, सपोज उसकी पिक्स मिल रही है हमें 1.5 मिनट्स पे, 1.5 मिनट्स पे अननोन सैंपल की पिक मिल रही है, मतलब वो किस टाइप का सैंपल है, ए टाइप का सैंपल हुआ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिटेंशन टाइम के बेसिस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो अननोन सैंपल किस टाइप का सैंपल होगा। तो ये था बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में जनरली मोबाइल फेस गैस यूज की जाती है। यदि स्टेशनरी फेस सॉलिड होगा तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, यदि स्टेशनरी फेस लिक्विड होगी तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। रिटेंशन टाइम और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनता है। यदि उसका रिटेंशन टाइम आपको सैंपल्स के पता है तो किसी अननोन सैंपल के रिटेंशन टाइम को उसकी रेफरेंस वैल्यू से कैलकुलेट करा के आप ये पता लगा सकते हैं कि वो अननोन सैंपल क्या होगा। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।